हेलो दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर कैसे भरें। अटेस्टेशन फॉर्म में लगे हुए होते हैं। तो चलिए अटेस्टेशन फॉर्म आपको मैं दिखाता हूं कि इसको कैसे भरना है। बहुत ही ध्यान से आपको ये भरना है। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म का ये जो पहला पेज है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। फोटो लगाने के बाद उस पर आपको अपने साइन करने होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखो वार्निंग में सबसे पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन एंड इट इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। ये बात इन्होंने सबसे पहले ही लिख दी है कि अगर अटेस्टेशन फॉर्म में आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, कोई भी गलत जानकारी देते हो जो बाद में पकड़ी जाती है, तो आपको जॉब से निकाला जाएगा, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाएगा। तो यहां पे एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से भरना होगा। और यहां पे सेकंड पॉइंट में भी इन्होंने यही बात लगभग रिपीट की है कि कोई केस वगैरह आपके ऊपर हुआ है, कभी आप जेल गए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सच सच देनी है। इफ द फैक्ट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज फर्निश्ड और दैट देयर हैज बीन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म कम्स टू नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस ऑफ अ पर्सन, हिज सर्विस वुड बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड। यानी कि देखो, अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, अभी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है या बाद में साल भर 2 साल बाद कभी भी आपकी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पकड़ी जाती है तो आपको जॉब से निकाला जाएगा, ऊपर से फाइन भी आपका लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक एक चीजें बहुत ध्यान से भरना। सबसे पहले बता दूं आपको, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे फादर का नेम लिखना होगा। अगर आप गर्ल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो हस्बैंड का नेम भी आप दे सकती हैं। यहाँ पे आपका सरनेम रहेगा। बिल्कुल आपको जो 10th की मार्कशीट में है ना, वही स्पेलिंग यहाँ पे यूज करनी है, उसमें आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में परमानेंट एड्रेस आपका लिखा जाएगा। ये जो परमानेंट एड्रेस है ये पूरा आपको लिखना है। आपका जो भी कॉलोनी का नाम है, आपका जो भी जिला है और उसका पिन कोड, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको भरनी होंगी, थाना वगैरह सब देना होगा। उसके अलावा ये तो आपका प्रेजेंट एड्रेस मांगा गया, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भरा जाएगा। अब जिनका यहाँ पे सेम है दोनों, वो दोनों जगह सेम भरेंगे, जिनका अलग अलग है वो अलग अलग भरेंगे। आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, इफ ओरिजिनली आर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टूडेंट होगा, तो वो यहाँ पे आपको एड्रेस देना होगा, पाकिस्तान वाला भी, ठीक है। उसके अलावा इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आपको जो है अपने थाने का नाम यहाँ पे लिखना है। उस थाने का जो इंचार्ज है उनका नाम पता करके वो यहाँ पे लिखना है। एड्रेस लिखना है जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, पिन कोड के साथ, मतलब कि जो भी आपका थाना लगता है नजदीकी, वो पूरा आपको उसका एड्रेस यहाँ पे देना होगा। और इसी थाने में आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये एड्रेस इसीलिए लिया जाता है कि जो भी आपके एड्रेस पे थाना है, उस थाने में आपका पुलिस वेरिफिकेशन जाता है। मैं आपको बता दूं, रेलवे में पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है, ठीक है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन आपका बाद में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इसको ध्यान से पूरा देख लेना। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग 5 ईयर। देखो इन्होंने बोला है कि अगर आप कहीं पे भी 1 साल से ज्यादा रहे हैं, इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, बाहर विदेश में रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, या अगर कहीं रह के आपने पढ़ाई की है, तो उसका यहाँ पे आपको ब्यौरा देना होगा। कब से कब तक आप रहे हैं वो एड्रेस आपको देना होगा, ठीक है। पूरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे बतानी होगी। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको कौन कौन सा ब्यौरा देना है। देखो कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो 10th करने के बाद या 12th करने के बाद, जिन्होंने बाहर रह के कहीं पढ़ाई की होगी, बीटेक किया होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा, बीएससी किया होगा, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि आप 1 साल से ज्यादा रहे होंगे, तो वो आपको यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। देना चाहिए, क्योंकि आपका बाद में अगर चेकिंग में ये चीज पकड़ी जाती है तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहीं पे रहे हो, रिश्तेदारी में आप कहीं रहे हो 6 महीने 8 महीने, तो वो आपको ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल से ज्यादा अगर आप पर्टिकुलरली कहीं रह के आपने पढ़ाई की है, कोई कोर्स किया है, तैयारी की है, तो वो आपको ब्यौरा यहाँ पे जरूर देना चाहिए, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसमें देना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आगे नेक्स्ट पेज जो आएगा उसमें यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे फादर का जो नाम है, नेशनलिटी पूछी जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, ऑक्यूपेशन क्या है फादर का वो पूछा जाएगा, और एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। इसी तरह से मदर का पूरा नाम, ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ है या जॉब करती है, तो वो देना है, एड्रेस उनका भी देना होगा। अगर आप लड़की हैं, आपके हस्बैंड का यहाँ पे डाटा देना होगा, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ का भी नाम, एड्रेस वगैरह आपको देना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि सर मैं अगर शादीशुदा हूं तो क्या मुझे बताना है? तो बिल्कुल, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। और अगर किसी की 2 वाइफ है तो वो भी डाटा आपको देना होगा। अगर आप वाइफ छुपाते हैं, वैसे तो किसी की नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है, बाकी अगर आप अपनी एक वाइफ छुपाते हैं तो वो भी यहाँ पर इलीगल माना जाएगा और आपकी जॉब जा सकती है। बाकी आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना, उसका फायदा आपको ये मिलेगा, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट देंगे तो एक तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो आगे आपके फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई योजना होगी, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, क्वार्टर मिलने में आपको आसानी होती है, आपको सेपरेट क्वार्टर मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट आप दे दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अपने ब्रदर सिस्टर की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी, ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, एड्रेस क्या है, और उनका यहाँ पे नाम वगैरह आपको देना होगा।
आगे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट में, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड ऑफ टू सन एंड डॉटर। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके बच्चे इतने बड़े होंगे कि वो अब्रॉड चले गए, तो अगर आपके बच्चे अब्रॉड में है तो वो डिटेल आपको देनी होगी। वैसे यहाँ पर मुझे किसी का नहीं लगता कि कोई आपका बच्चा अब्रॉड में होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है, मैट्रिकुलेशन कितनी एज में की थी, 10वीं कितनी एज में की थी, वो आपको प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है, और स्टेट वाइज आपके जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके फादर कौन सी स्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो सारा मतलब डिटेल आपको अपनी फैमिली का यहाँ पे बारीकी से देना होगा। रिलीजन के बारे में बताना है, कैटेगरी आपकी एससी है तो एससी, या ओबीसी है तो ओबीसी, वो यहाँ पे ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको भी बड़े ध्यान से भरना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर ऑफ एज, 15 साल के बाद जहां से आपने स्कूल कॉलेज किया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। अब देखो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कहीं बाहर रह के पढ़ाई की है तो वो डिटेल आपको देनी होगी, वो यहाँ पे पकड़ में आ सकती है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई मैंने बीएससी करी है, डेट ऑफ एंटरिंग, लीविंग, एग्जामिनेशन पास, अगर ये वेरिफिकेशन में आ जाता है जहां से भी आपने की है तो वो एड्रेस अगर वेरिफिकेशन पकड़ा जाता है तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल सच सच भरना। तो जो जो चीजें आपने की एजुकेशन में वो सारी डिटेल यहाँ पे भर देना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी आप इसमें भर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, आर यू और हैव एनी टाइम हेल्ड इन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल, अगर आपने पहले कभी जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे बात हो रही है, प्राइवेट जॉब आप देना चाहे तो दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ही मांगा जाता है। अगर आपने पहले जॉब की है तो उसका पीरियड यहाँ पे आपको देना होगा, डेजिग्नेशन, फुल नेम, एड्रेस, रीजन ऑफ लिविंग, क्यों जॉब छोड़ी है। ठीक है, प्राइवेट जॉब की मैं नहीं मानता कि यहाँ पे आवश्यकता है देने की, जैसे आपने किसी कंपनी में जॉब की है 6 महीने साल भर तो वो देने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट वगैरह में अगर आपने की है या अगर आपने प्राइवेट कंपनी में भी लॉन्ग टाइम तक जॉब की है तो आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट का भी इन्होंने पूछा है, तो अगर आपने कहीं सेमी गवर्नमेंट में जॉब की है लॉन्ग टाइम तक तो उसका भाई ब्यौरा आपको यहाँ पे देना चाहिए। उसके बाद देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये वाला है, और यहीं पे बहुत स्टूडेंट गलती भी कर जाते हैं कई बार। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। अब देखो अरेस्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पे अरेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपका किसी का झगड़ा हुआ और आपको पुलिस चौकी में बुलाया गया, थाने में बुलाया गया, बाद में सेटलमेंट हो गया, तो उस केस में आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ओरली आपका झगड़ा हुआ और सेटलमेंट आपका हो गया, पैसे ले दे गए या जैसे भी सेटलमेंट हो गया, वो आपका एक अरेस्टेड केस नहीं माना जाएगा। ये अरेस्टेड कब माना जाएगा, मान लो आपको पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जो है आपको एक दिन या 24 घंटे 12 घंटे आपको थाने में रखा, उसके बाद आपको कोर्ट में पेश किया गया, आपके ऊपर केस चला, बाद में आप बरी हो गए हो, वो एक अलग मैटर है, तब आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, नॉर्मल अगर उसको हम अरेस्ट नहीं बोलेंगे कि आपको पुलिस ले गई, आपका चालान हुआ है, आपकी बाइक पकड़ी गई, वो अरेस्ट में नहीं काउंट होगा। ठीक है, दूसरा देखो हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, वो भी वही है कि क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह कभी चला है, तो अगर चला है तो यस, अदरवाइज नो कर देना। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या आपको हिरासत में रखा गया है, तो हिरासत का मतलब फिर से वही है कि अगर आपको ले गए थाने में, सेटलमेंट घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में हो गया तो उसमें आपको यस नहीं करना है, नो करना है। लेकिन अगर आपको हिरासत में रखा गया है, फिर आपको कोर्ट में पेश किया गया, तो आपको यस क्लिक करना है। ठीक है, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, आपके ऊपर कोई फाइन लगाया गया किसी केस में। ठीक है, अब ये फाइन कई तरह के होते हैं, मान लो आपकी बाइक के ऊपर जो ये चालान होते हैं, हेलमेट का चालान, ये वाली डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी होती। फाइन इन द सेंस किसी बड़े केस में आपके ऊपर फाइन लगाया गया, कि मान लो कोई आपके ऊपर छेड़खानी का केस लगा है, उसके बाद आपको फाइन देना पड़ा है, या किसी जमीनी विवाद में आपको फाइन देना पड़ा है, तो वो बड़े केसेस में आपको यहाँ पे यस करना होता है। हैव यू एवर बीन डिवार्डेड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या आपको किसी यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल एग्जामिनेशन से डिबार्ड किया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, कोई बड़ा केस हुआ है, आपको डिबार्ड किया गया है किसी भी एजुकेशन से, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान से भरना। हैव यू एवर बीन डिबार्डेड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी रेलवे और पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या आपको किसी रेलवे के एग्जाम से डिबार्ड किया गया है, क्या आप कभी चीटिंग करते हुए बड़े लेवल पर पकड़े गए? तो मुझे नहीं लगता, अगर आपका पैनल तक आ गया तो ऐसा कोई केस आपके साथ होगा, तो नो पे क्लिक कर देना। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कोर्ट का केस पेंडिंग में है, मान लो कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, तो उसको ब्यौरा बिल्कुल देना, यस पे क्लिक करना, फिर उसका पूरा ब्यौरा लगेगा, जो भी आपके केस के डॉक्यूमेंट है ना वो सारे साथ में लगेंगे। और ये पॉइंट ध्यान से भरना, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपको उसका ब्यौरा नहीं देते हैं और बाद में वो केस पकड़ा जाता है तो गारंटेड आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी केस कर रहा है या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसका ब्यौरा पूरा देना। बाद में अगर आप बरी हो जाते हैं तो आपकी जॉब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो आपको सजा होती है किसी केस में, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, आपको 1 साल की सजा होती है, तब आपको टर्मिनेट वगैरह किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू एनी यूनिवर्सिटी या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका कोई केस पेंडिंग में है तो वो आपको यस नो यहाँ पे कर देना। ये वाले पॉइंट थोड़ा ध्यान से भरना, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के आपको नाम देने होंगे, मोबाइल नंबर भी आपको देना होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या मैं अपने भाई का, बड़े भाई का, भाभी का दे दूं? ऐसा नहीं है। आप सेम घर में अगर रह रहे हो तो उनका मत देना,
कहने का मतलब क्या है, आप अपने नेबर्स का दे सकते हो, यानी कि पड़ोसियों का नाम दे सकते हो, कोई भी 2 अच्छे पड़ोसी जो आपके बारे में अच्छी राय रखते हो उनका नाम और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, या अपने कोई यार दोस्त का दे सकते हो, कोई नज़दीक में फ्रेंड रहता है उसका आप यहाँ पे ब्यौरा दे सकते हो, क्योंकि वेरिफिकेशन में इनसे आपका जो है, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आता है तो वो इन दोनों लोगों से मिलेंगे पुलिस वाले, और उनके साइन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से थोड़ा सा आपको देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका बनेगा। बेसिकली ये देखो नीचे फॉर्मेट दे रखा है, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको कराने होते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है किस किस के आप सिग्नेचर यहाँ पे करा सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसी ऑफिसर से करा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी करा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, तहसीलदार और नायब डेप्यूटी तहसीलदार से भी करा सकते हैं, प्रिंसिपल हेडमास्टर से भी आप लोग करा सकते हैं, सरकारी स्कूल के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी करा सकते हैं, जिसको बीडीओ बोला जाता है, पोस्ट मास्टर से भी आप करा सकते हैं, और पंचायत इंस्पेक्टर से भी आप करा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको मिले हैं। तो यहाँ पे जो है आपका नाम वगैरह लिखा जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पे फादर नेम वगैरह और कितने साल से वो आपको जानते हैं, इस तरह से करके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनेगा। यहाँ पे सिग्नेचर होगी और उनकी मोहर लगेगी, जिनका भी आप साइन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस बॉन्ड भी आता है। हो सकता है कि आपके जोन में सर्विस बॉन्ड ना भेजा जाए, लेकिन बहुत सारे जोन में सर्विस बॉन्ड भी साथ में भेजा जाता है। तो अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में सर्विस बॉन्ड आता है तो इसमें भी आपके नाम वगैरह बेसिकली भरे जाएंगे, और ये सर्विस बॉन्ड इस तरह से होता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान जॉब छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग का चार्ज आपको देना होता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तो आप भर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है विटनेसेस के आपके साइन होते हैं, 2 विटनेस के यहाँ पे साइन होंगे, सिग्नेचर वगैरह होंगे, ठीक है। ये सर्विस बॉन्ड सभी जोन में नहीं आता है, हो सकता है इस बार सभी में आए, पिछली बार सभी में नहीं आया था। अब मेन होता है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने होते हैं, और ये दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराने होते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से आप करा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप करा सकते हैं। यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, यहाँ पे इनकी मोहर आ जाएगी और साइन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जोन में ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट अटेंडेड एजुकेशन, जहां से आपने लास्ट एजुकेशन ली है, जैसे आपने 12th जहां से किया है लास्ट में, वहां के स्कूल पे जाके आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना होता है। या आपने ग्रेजुएशन किया है, जहां से बीएससी की है, तो वहां से आपको बनवा के लाना होता है। जोन टू जोन थोड़ा वेरी भी करता है। बाकी इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और इसमें मैं सेपरेटली बताऊंगा कि कैसे आपको बनवाने होते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है, और किस किस कंडीशन में ये कहां से साइन होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं गजेटेड ऑफिसर से, या फिर आप ऐसे भी हो सकता है किसी जोन में कि एक लास्ट अटेंडेड कॉलेज से आपसे मांगा जाए और दूसरा गजेटेड ऑफिसर से मांगा जाए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कंडीशन वेरी करती है। उसके बाद जो है एक ये डिक्लेरेशन आता है, बेसिकली आप जो जिस जाति में है उसका डिक्लेरेशन है, ये आपको भर के साइन कराना होता है, और लास्ट में जो है यही आपका फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इंग्लिश में इन्होंने दे रखा है, तो ठीक है। तो चीजें थोड़ी थोड़ी वेरी करेंगी। बाकी जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताए हैं, तो इसमें आप गलती बिल्कुल ना करें। और बाकी जैसे जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएंगे तो एक एक जोन का पर्टिकुलर लेके भी हम उसके आधार पर भी आपको डिटेल में बताएंगे कि किस जोन में क्या मांगा गया है और किस तरह का फॉर्मेट है, ठीक है। अभी सिर्फ बिलासपुर का आया है, तो बिलासपुर का भी मैं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे टच में आता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ज्वाइनिंग लेटर हमें दें, और उसमें हम जो है अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं।